हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है और एक बार फिर से आप अपना चैनल रेड स्टार हेल्थ केयर सेंटर देख रहे हो। दोस्तों, अपना नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर का एक सीरीज चल रहा था जिसके अंदर हमने काफी सारे डिजीजेस का डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने मेनिंजाइटिस देखा था, हाइड्रोसेफलस देखा था, एंटी न्यूरल ट्यूब देखा था। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले एक प्रॉब्लम जिसका नाम है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी को अपने हिंदी के अंदर मस्तिष्क पक्षाघात भी कहते हैं, पक्षाघात भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो सेरेब्रल पाल्सी है ये एक कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ द सेरेब्रम है, मतलब कि ये एक जन्मजात विकार होता है। हमारा जो बेबी इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर अपनी माँ की यूट्रस के अंदर या गर्भाशय के अंदर रहता है, तो उसका जो दिमाग के उसका जो ब्रेन है, उसके ब्रेन के अंदर कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है या फिर वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। दोस्तों, it is a non-progressive disorder that results in malformation of the motor center and pathway there neurons of the brain। कहने का मतलब ये है कि ये एक नॉन प्रोग्रेसिव और ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो मोटार सेंटर होता है हमारे ब्रेन के अंदर, जो हमारा सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम के अंदर फ्रंटल लोब पाया जाता है, इसके अंदर हमारा मोटार एरिया पाया जाता है। इस मोटार एरिया के अंदर अगर किसी प्रकार का माल फंक्शन हो जाता है या फिर हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर अगर किसी प्रकार के पाथवे के अंदर न्यूरॉन्स के पाथवे के अंदर माल फंक्शन हो जाता है, तो इसकी वजह से भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। सेकंड इज दैट इट इज द कंजेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ द मूवमेंट मसल स्टोन और द पोस्चर। ये एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर मूवमेंट मसल स्टोन और बेबी का पोस्चर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। द नेक्स्ट वन इज इट इज नॉन क्यूर नॉन फेटल कंडीशन दैट लीड्स टू द हैंडीकैप इन ए चाइल्ड। ये एक है नॉन क्यूरल बोले तो मतलब कि जिसको अपन ट्रीट नहीं कर सकते। नॉन क्यूरल का मतलब होता है कि ये अपने ज्यादा जानलेवा, ज्यादा घातक बीमारी नहीं होती है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर ज्यादातर हैंडीकैप्डनेस आती है। हैंडीकैप मतलब होता है बच्चों के अंदर अपंगता आ जाती है। ठीक है दोस्तों, देन आता है कि इट अकर ड्यू टू द एब्नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट इनटू द इंट्रायूट्राइन लाइफ। ये इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर जब बेबी अपनी माँ के यूट्रस के अंदर रहता है तो उसके अंदर ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, वो एब्नॉर्मल होने की वजह से भी ये हो सकता है। ओके दोस्तों, देन नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन ऑफ द सेरेब्रल पाल्सी इज इट इज ए क्रॉनिक नॉन प्रोग्रेसिव मोटर डिसफंक्शन ऑफ द ब्रेन। मतलब कहने का मतलब है कि ये एक लगातार चलने वाली नॉन प्रोग्रेसिव, लगातार बढ़ने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन लगातार चलने वाली बीमारी है जिसकी प्रोग्रेस नहीं होती। हमारा जो मोटार फंक्शन होता है, ब्रेन का जो मोटार फंक्शन होता है वो डिसफंक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिसका मेन कारण होता है कि हमारे जो ब्रेन के मोटार एरियाज है उनके अंदर डैमेज आ जाना। ओके दोस्तों, देन अपन डिस्कस करते हैं इसका एटियोलॉजिकल फैक्टर। एटियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आते हैं अपने एंटीनेटल फैक्टर। बिकॉज ऑफ द दिस इज द congenital anomalies. So we will be discuss about the antenatal period, intranatal period and postnatal period. They all are periods are the mainly causes of cerebral palsy. So first one is the antenatal period. The antenatal period include the genetic and chromosomal abnormalities. Antenatal period के अंदर अगर किसी बच्चे में कोई बच्चा अपनी माँ के यूट्रस के अंदर है, वो वहाँ पे डेवलप हो रहा है और उसकी मदर के अंदर या फिर फीटस के अंदर कोई जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी आती है, उनके जीन्स के अंदर अगर किसी प्रकार की एब्नॉर्मलिटी आती है या फिर उसके क्रोमोसोम्स के अंदर एब्नॉर्मलिटी आती है या फिर क्रोमोसोम्स के नंबर जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो, टर्नर सिंड्रोम हो, ट्रांसजेंडर सिंड्रोम हो, ऐसे बहुत सारे चेंजेस आ सकती है। ट्राइसोमी हो सकता है, मोनोसोमी की वजह से भी ये हो सकता है। ओके दोस्तों, देन होता है इन्फेक्शन। अगर इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर बच्चा अपनी माँ, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उस प्रेगनेंसी के दौरान अगर फीमेल को किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है लाइक टॉक्स और विविला साइटोप्लाज्मिक और हेप्टोमेट्रिक, तो ऐसे अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो फीमेल को ये हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटीज। प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटीज का मतलब होता है कि जो फीमेल की जो प्लेसेंटा है, बेबी अपनी माँ से प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा हुआ रहते हैं। ठीक है, जिसको अपन नॉर्मली अपन जड़ के नाम से भी जानते हैं।
ये जो प्लेसेंटा है, अगर इसके फॉर्मेशन के अंदर माल एब्नॉर्मलिटी जाती है, प्लेसेंटा प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हो पाता है, तो भी ये हो सकता है। देन आता है ब्रेन माल फंक्शन। ब्रेन माल फंक्शन का मतलब है कि जब बेबी इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर ग्रो कर रहा है और उसका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। देन आता है मल्टीपल प्रेगनेंसी। कोई फीमेल है, उसके यूट्रस के अंदर दो या दो से ज्यादा बेबी ग्रो कर रहे होंगे, उसकी वजह से भी ये हो सकता है, क्योंकि जो बेबी को ब्लड सप्लाई अगर प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगी या फिर जो न्यूट्रिशन वो नहीं पहुंच पाता है, तो सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। ओके दोस्तों, देन अपन डिस्कस करते हैं इंट्रानेटल पीरियड। इंट्रानेटल पीरियड का मतलब होता है जब बेबी बर्थ ले रहा होता है, बेबी का जन्म हो रहा होता है, उस दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। पहला होता है प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। प्रीमेच्योर सेपरेशन का मींस होता है कि जब बेबी बर्थ लेता है और प्लेसेंटा बर्थ से पहले ही अपनी जो मदर की यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम को पहले ही छोड़ देता है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है बच्चे के पास में, जिसकी वजह से बच्चे के जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। देन होता है इंजरी ड्यूरिंग द लेबर। लेबर का मींस होता है कि जो अपन बच्चे को डिलीवरी करवाते हैं उसके दौरान अगर अपन इंजरी कर देते हैं या फिर अपन किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं, लाइक हॉर्स या बेंचोस वगैरह अगर अपन यूज में लेते हैं, तो बेबी को इंजरी हो सकती है। अगर इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान बेबी का हाइपर बिलिरुबिनेमिया हो गया, हाइपर बिलिरुबिनेमिया मतलब बोले तो जो बिलिरुबिन का लेवल है बेबी की बॉडी के अंदर एक्सेस हो जाता है। बिलिरुबिन का लेवल एक्सेस होने की वजह से क्या होता है कि जो बिलिरुबिन है उसके ब्रेन के अंदर जाकर इकट्ठा होने लग जाता है, और इकट्ठा होते ही क्या होता है, उसके जो ब्रेन की टिश्यूज है उन टिश्यूज को वो डैमेज करने लग जाता है। इस टर्म को बोलते हैं कर्निक टेरेस। ये हम जॉन्डिस के अंदर भी देखेंगे, जब अपन जीआई सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको डीपली इसके बारे में बताऊंगा। ओके दोस्तों, देन आता है एनोक्सिया इन द फीटस एंड द मदर। एनोक्सिया का मींस होता है कि अगर बच्चे और माता के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, तो भी ब्रेन के डेवलपमेंट में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ब्रेन क्या है, हमारा वाइटल ऑर्गन है, उसको जीवित रहने के लिए प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सो एनोक्सिया एक प्रकार का कॉज माना जा सकता है। नेक्स्ट होता है पोस्टनेटल पीरियड। पोस्टनेटल का मींस होता है आफ्टर द डिलीवरी। ओके, अगर डिलीवरी के बाद में बच्चे का किसी हेड ट्रॉमा होता है, हेड ट्रॉमा का मींस होता है कि अगर उसके हेड में किसी प्रकार की चोट लग जाती है, ठीक है दोस्तों। देन इन्फेक्शन अगर अपन बेबी का मेनिंजाइटिस हो गया, एंसेफेलाइटिस हो जाता है, और कई सारे इन्फेक्शन होते हैं जैसे, और अगर किसी बच्चे को ब्रेन एक्सेस भी हो जाता है तो भी ये हो सकता है, सेरेब्रल पाल्सी का कॉज होते हैं। ओके दोस्तों, देन अपन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। जो सेरेब्रल पाल्सी है मुख्यतः 4 टाइप्स का होता है। ओके दोस्तों, पहला होता है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, दूसरा होता है अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी, तीसरा होता है एकेटोनिक सेरेब्रल पाल्सी, और चौथा होता है मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी। दोस्तों, जो वर्ड स्पास्टिक यूज में लिया है मैंने, स्पास्टिक का मतलब होता है स्टिफनेस ऑफ द मसल्स एंड द एक्सेप्टेड ऑफ द रिफ्लेक्सेस। मतलब कि जो मसल्स होती है उन मसल्स के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, स्टिफनेस बोले तो कड़ापन या फिर हार्डनेस आ जाती है, और एक्सर्टेड रिफ्लेक्सेस, जो रिफ्लेक्स होते हैं, रिफ्लेक्स बोले तो अपनी बॉडी किसी भी स्टिमुलेंट के प्रति अपना रिस्पॉन्स देती है, रिस्पॉन्स देती है, उसी को अपने रिफ्लेक्स बोला है। तो स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो अपन मोटा नर्वस न्यूरॉन होता है उसके अंदर डिपेंड करता है, कॉर्टिकल मोटर एरिया के अंदर डिपेंड करता है। हमारा जो पिरामिडल ट्रैक्ट है, पिरामिडल ट्रैक्ट में आपको भी डायग्राम के अंदर आपकी जो स्क्रीन पे चल रहा है उसमें आप देख सकते हो कि पिरामिडल ट्रैक्ट के अंदर भी किसी प्रकार के एब्नॉर्मलिटीज आने की वजह से क्या होता है कि बेबी के अंदर हाइपरटोनिया एब्नॉर्मल स्ट्रॉन्ग टोन एक्सेस हो जाती है, जिसकी वजह से जो सर्टेन मसल ग्रुप है उनके अंदर मोबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंपेयर्ड हो जाती है। कहने का मतलब होता है कि उसकी बेबी की जो इंपेयर्ड मसल स्ट्रॉन्ग है वो क्या हो जाती है, इंपेयर्ड हो जाती है। बेबी ज्यादा जबकि मूवमेंट करने लगेगा या फिर उसकी जो मूवमेंट है वो लॉस भी हो सकती है। अभी आगे वाले पढ़ेंगे अपन, उसके अंदर दोनों मिक्सअप साइन के अंदर आएंगे। ओके दोस्तों, देन जो अपना स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी 5 प्रकार का होता है। पहला होता है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी के अंदर स्पास्टिक हेमीप्लेजिया, दूसरा स्पास्टिक डिस्प्लेजिया, तीसरा स्पास्टिक मोनोप्लेजिया,
चौथा स्पास्टिक ट्राइप्लेजिया, पांचवा स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया। ओके दोस्तों, स्पास्टिक हेमिप्लेजिया में इसको अपन हाफ बॉडी पैरालिसिस भी कहते हैं। ये अपना क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा ये बॉडी के जो लेफ्ट में अगर मेरी बॉडी के दो पार्ट कर दिए जाए, ये वाला लेफ्ट पार्ट कहलाएगा, ये वाला राइट पार्ट कहलाएगा। तो मेरे राइट पार्ट को फंक्शन को जो कंट्रोल करता है वो मेरा लेफ्ट ब्रेन का लेफ्ट पार्ट कंट्रोल करेगा, और जो मेरा लेफ्ट का पार्ट है उसको मेरा ब्रेन का राइट वाला पार्ट कंट्रोल करता है। सो अपन को अपोजिट जो पार्ट होते हैं, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन इसमें कंट्रोलेशन चलता है। अपने ब्रेन का लेफ्ट वाला पार्ट अपने बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करेगा, और लेफ्ट वाला पार्ट अपने बॉडी को राइट वाला पार्ट अपने बॉडी को लेफ्ट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है। इसीलिए क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी का कोई भी एक पार्ट जैसे कि लेफ्ट पार्ट अफेक्ट हो गया, तो हमारा जो लेफ्ट पार्ट अफेक्ट होने के बाद में हमारा जो राइट साइड जो रहता है उसके अंदर पैरालिसिस आ जाता है। पैरालिसिस बोले तो लकवा आ जाता है। ओके दोस्तों, जो हाफ बॉडी होती है व्यक्ति की, हाफ बॉडी पूरी उसकी हाफ बॉडी आधा काम करना बंद कर देती है। ओके दोस्तों, समझ में गए। देन होता है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया का मींस स्पास्टिक डिस्प्लेजिया का मींस होता है जो इसके अंदर जो बेबी की जो बच्चा है उसकी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है, लोअर एक्सट्रीमिटीज सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है। लोअर एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है उसके जो पैर है वो पैर सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। बच्चा अपने आप में चलने में अनेबल रहता है। बच्चे को चलने के लिए किसी बैसाखी की आवश्यकता होती है। बच्चा रेंग कर चलता है, क्रिपिंग की तरह चलता है, रेंग कर चलता है। उसको वॉकर्स और क्रचर्स की आवश्यकता होती है चलने के लिए। ओके दोस्तों, देन अपन देखते हैं स्पास्टिक मोनोप्लेजिया। स्पास्टिक मोनोप्लेजिया का मतलब होता है सिंगल एक्सट्रीमिटी अफेक्टेड, मतलब इसके अंदर हमारी एक ही एक्सट्रीमिटी अफेक्ट होती है। एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है, एक्सट्रीमिटीज का मतलब है अपने हाथ और पैर। ओके, सिंगल वर्ड यूज में लेते हैं चारों के लिए एक्सट्रीमिटी। ओके, तो सिंगल एक्सट्रीमिटी अफेक्ट हो रही, सपोज कि कोई बेबी उसका एक हाथ अफेक्ट हो गया मोनोप्लेजिया के अंदर। ओके, देन ट्राइप्लेजिया। ट्राइप्लेजिया का मतलब होता है उसके दो हाथ और एक पैर भी अफेक्ट हो सकता है, दोनों पैर और एक हाथ भी इसका अफेक्ट हो सकता है। देन है क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब होता है कि उसकी चारों एक्सट्रीमिटी है, जो चारों हाथ, दो हाथ और दोनों पैर काम करना बंद कर देते हैं, या फिर वो अफेक्ट होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते। उसके हाथों में या तो ज्यादा मूवमेंट हो जाएगी या फिर लो टोन हो जाती है। ओके दोस्तों, देन अपन डिस्कस करते हैं अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी और एटोनिक सेरेब्रल पाल्सी। इसे अपन सेरेब्रल एटोनिक सेरेब्रल पाल्सी भी कहते हैं। ये सेरेब्रल डैमेज के सेरेब्रल जो डैमेज होता है, हमारा जो सेरेबेलम है उसके अंदर अगर किसी प्रकार का डैमेज आ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हाइपोटोनिया होता है। हाइपोटोनिया बोले तो हमारी बॉडी की जो टोन होती है वो कम हो जाती है, और ट्रेमर्स आ जाते हैं, हाइपोरिफ्लेक्सिया आ जाते हैं। हाइपोरिफ्लेक्सिया का मीन्स होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो प्रॉपर तरीके से अपना रिस्पॉन्स नहीं दे पाती। जो टिश्यू है, कहीं भी सपोज कि मेरे ये हाथ है, यहाँ पे अगर मैं किसी प्रकार की कोई पिन चुभूंगा तो यहाँ पे मेरा जो रिफ्लेक्स है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, या फिर बहुत लेट मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे मेरी कोई चीज चुभी है। ओके दोस्तों, ट्रिमर्स का मतलब होता है कि हाथों पैरों के अंदर मूवमेंट, जैसे कि अगर वो स्टिफनेस आ जाना उनमें। देन आता है एटेटोनिक और डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी। इसके अंदर दोनों के दोनों साइंस एक साथ दिखाई देते हैं एट द प्रेजेंट एट टाइम। जैसे कि अपना हाइपोटोनिया भी आ गया और हाइपरटोनिया भी आ जाता है, दोनों एक ही टाइम पर अपने प्रेजेंट दिखाई देते हैं। और एटेटोनिक के अंदर जो पेशेंट होता है, जो बेबी होता है, बेबी अपनी पेंसिल और टूथब्रश होल्ड नहीं कर पाता अच्छी तरीके से, वो पकड़ नहीं पाता है। मतलब कि द बेबी आर अनेबल टू होल्ड द पेंसिल एंड द टूथब्रश एंड अदर थिंग्स इन हिज हैंड। अपने हाथों के अंदर प्रॉपर तरीके से वो पकड़े नहीं पाता है। ओके दोस्तों, इन द लीजन्स आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। और अगर इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट होती है उसके अंदर लीजन होता है, और बेसल गैंग्लिया होती है उसके अंदर भी ये लीजन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है इनवॉलंटरी कोऑर्डिनेटेड अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ द मसल्स ग्रुप, जिसकी वजह से हमारे इनवॉलंटरी अनैच्छिक मसल्स के अंदर अनैच्छिक मूवमेंट आने लग जाते हैं, जो एक साथ कई सारे मसल्स को लेकर मूवमेंट दिखाते हैं। जैसे कि हाथ का ऑटोमेटिक हिलना, जंपिंग करना, ठीक है, जैसे बार बार हाथ हिलना, जैसे बच्चे का दिखता है तो बच्चे कैसे हाथ हिलता है, ठीक है। तो दिस आर द इनवॉलंटरी मूवमेंट। ओके दोस्तों,
देन दिस इज द नेक्स्ट द फोर्थ वन इज द लास्ट वन इज द मिक्स्ड या फिर ऑल सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है, इस मिक्स्ड के अंदर जितने भी सेरेब्रल पाल्सी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आता है जो सेरेब्रल पाल्सी के अंदर क्लासिफिकेशन होते हैं सीवियरिटी के बेस पे होते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं सेरेब्रल पाल्सी के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर अपन देखते हैं कि जो बेबी होता है उसके अंदर पैरालिसिस आ जाता है, बेबी की जो स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, बेबी एमआर होता है, एमआर का मतलब होता है मेंटल रिटार्डेशन, सलाइवा की क्या होती है ड्रूलिंग होती है, उसकी सलाइवा की माउथ से गिरती भी रहती है। ओके दोस्तों, देन जो बेबी होता है वो वॉक लाइक सीजर, जो सीजर की तरह चलता है, जैसे ऐसे इसके पैर रहेंगे वो ऐसे ऐसे चलेगा। ओके दोस्तों, देन आता है सीजर, कैटरेक्ट, ब्लाइंडनेस, डीफनेस, कॉलिफॉर्म मूवमेंट। कॉलिफॉर्म मूवमेंट का मतलब होता है जर्की राइटिंग मूवमेंट। क्या होता है दोस्तों? जर्की राइटिंग मूवमेंट। देन आता है एथेटोसिस। एथेटोसिस का मींस होता है स्लो इनवॉलंटरी कन्वोल्यूटेड मूवमेंट ऑफ द फिंगर, हैंड, टो एंड फीट। ओके, मतलब कि एथेटोसिस का मींस ये है कि जो बेबी है उसके जो फिंगर से, हैंड से, उनके अंदर स्लो मूवमेंट होगी। जब बेबी लिखने की कोशिश करेगा तो बहुत स्लोली वो लिखेगा। ओके दोस्तों, देन इसके अंदर अपना बेबी के अंदर अलग अलग और भी साइन दिखते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हुआ, डिस्टोनिया हुआ। डिस्टोनिया का मतलब होता है इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। क्या होता है? इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। मसल्स ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे दिस इज माय डायलेटेड मसल, तो यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटिक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा नहीं, खुद ब खुद हमारे दो प्रकार की मसल्स पाई जाती है, एक तो होती है इनवॉलंटरी मसल्स, एक होती है इनवॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स वो होती है जिसको हम हमारी इच्छा के द्वारा कंट्रोल में कर सकते हैं, हम हमारे अनुसार उसको चलाते हैं, हम हमारे अनुसार उसको यूज में लेते हैं। और इनवॉलंटरी का मतलब होता है कि वो खुद ब खुद हमारा शरीर खुद को खुद चलाता है, जैसे हमारे हैंड की मसल से हम अपने हैंड को धड़कन बीट के हम हमारी हार्ट बीट को अपन रोक नहीं सकते, है ना। और काफी सारे जैसे अपने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलती है, जीआई मूवमेंट चलती है, उसको भी अपन नहीं रोक सकते, है ना। तो काफी सारी हमारी इनवॉलंटरी मसल्स हमारे पास में प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके अलावा ट्रेमर्स आता है, सीजर्स आता है, रिजिडिटी ऑफ द आर्म्स एंड लेग। रिजिडिटी का मींस होता है स्टिफनेस ऑफ द मसल्स विद द नॉर्मल रिफ्लेक्सेस। जो मसल्स होती है उसके अंदर स्टिफनेस तो आएगी, लेकिन उसका जो पेशेंट बेबी का जो रिफ्लेक्स होगा वो नॉर्मल होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी का मतलब क्या होता है। स्पास्टिसिटी में तो क्या होता है कि स्टिफनेस ऑफ द मसल्स आ रही है और इसके अंदर एग्जैगरेटेड हाइपोरिफ्लेक्सिया या फिर रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं, एग्जैगरेटेड रिफ्लेक्स पाए जाते हैं। ओके, एग्जैगरेटेड का मतलब होता है एब्यूरेटिव या फिर एब्नॉर्मल रिफ्लेक्सेस अपन को दिखाई देते हैं। और रिजिडिटी का मतलब होता है कि मसल स्टिफनेस तो आएगी मसल्स के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो रिफ्लेक्सेस है वो नॉर्मल दिखाई देते हैं। ओके दोस्तों, देन इसके अंदर अपन और देखते हैं साइन एंड सिम्टम क्या। देखिएगा मतलब है लैक ऑफ बैलेंस एंड मूवमेंट ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ बैलेंस एंड मसल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन और द इनवॉलंटरी अनकंट्रोल्ड अनकोऑर्डिनेटेड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मसल्स। ओके दोस्तों, देन टर्म्स यूज में लेते हैं अपन डिस्टोनिया। डिस्टोनिया इज द डिस्टोनिया का मतलब होता है इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे काफी सारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि डिस्टोनिया का मींस क्या होता है, अटेक्सिया का मींस क्या होता है, कि व्हाट इज द साइन ऑफ द सेरेब्रल पाल्सी, क्लासिकल साइन ऑफ द सेरेब्रल पाल्सी। एक में आपको डिस्टोनिया दे रखा होगा, एक में आपको कॉन्स्टिपेशन दे रखा होगा, ब्लाइंडनेस दे रखा होगा, और जो नॉर्मल होते हैं जैसे कि आपका सीजर दे रखा होगा। दीज ऑल आर द नॉर्मल, बट दिस इज द स्पेशल डिस्टोनिया। डिस्टोनिया का इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन से होता है। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देन अपन दोस्तों डिस्कस करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर अपन देखते हैं हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे अपन, बेबी का जो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस होता है
उसको अपन चेक करेंगे। इसके लिए अपन ग्लासोकोमा स्कैन होती है उसका यूज में लेते हैं। ओके, देन अपन देखते हैं सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से अपन इसलिए देखेंगे ताकि अपन पता लगा सके कि बेबी का जो सेरेब्रल डैमेज हुआ है वो डैमेज कितना हो रहा है। ठीक है, देन अपन यूएसजी कराएंगे। ठीक है, देन अपन कराएंगे ईईजी एनसेफेलोइकोग्राफी। ओके दोस्तों, फिर आता है अपना इंटेलिजेंस टेस्ट कराएंगे, आईक्यू टेस्ट कराते हैं बेबी का। आईक्यू टेस्ट इसलिए कराते हैं ताकि अपन को पता लग सके बेबी एमआर है या नहीं है। ओके, फिर अपन कहते हैं एप्गार स्कोर, एप्गार स्कोर देखते हैं अपन। एप्गार स्कोर गिवन बाय द डॉक्टर वर्जीनिया एप्गार। ठीक है, ये जन्म से लेकर 5 मिनट के अंदर अंदर अपन इसको देखते हैं। अभी भी अपन जब पीडियाट्रिक्स में पढ़ेंगे न्यूबॉर्न स्टेटस के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा कि एप्गार स्कोर कैसा है। अपने धीरे धीरे सीरीज में आगे चलता जाएगा। और दोस्तों तो एप्गार स्कोर डिटेल से बताऊंगा मैं उस टाइम पे आपको। देन आता है आपका ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है आपका। ऑडियोमेट्री टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि बच्चे के अंदर जो डीपनेस आ रही है उसको अपन पता लगा सके। फिर होता है विजुअल टेस्ट, विजन टेस्ट होता है। ठीक है, और साइकोमेट्री टेस्ट करेंगे अपन, और एक ब्लड एग्जामिनेशन टेस्ट करते हैं। ब्लड एग्जामिनेशन टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि अपन को आइडेंटिफाई करना है कि सेरेब्रल पाल्सी का कहीं कोई इंफेक्शन की वजह से तो नहीं हो रहा है। ओके दोस्तों, देन अपन डिस्कस करते हैं इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर अपन जैसे कि एक तो अपन फिजियोथेरेपी यूज में लेते हैं, देन अपन ड्रग थेरेपी का भी यूज में लेते हैं। ड्रग थेरेपी के अंदर मोस्टली कुछ ड्रग्स का यूज में लेते हैं जैसे डायज़ेपाम। डायज़ेपाम यूज में ली जाती है स्पास्टिसिटी को दूर करने के लिए। ये क्या करती है कि हमारे जो मसल्स होती है उनके स्ट्रेचिंग और हाइपोटोनिया को दूर करती है। फिर आता है क्लोराइड ऑक्साइड। मैं लिख देता हूँ एक बार आपको। ड्रग्स में यूज में लेंगे अपन डायज़ेपाम। डायज़ेपाम एक प्रकार का सेडेटिव भी होता है और ये एक प्रकार का स्पास्टिसिटी को भी दूर करने का काम करता है, मतलब कि मसल्स को रिलैक्स करने का भी काम करता है। ओके, डायज़ेपाम और स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी मैंने आपको बताया थी स्टिफनेस ऑफ द मसल्स। ओके दोस्तों, देन इसमें क्या होता है कि जो हाइपोटोनिया होता है उसको भी दूर कर देता है। देन आता है क्लोराइड ऑक्साइड। क्लोराइड ये जो ड्रग है इसका यूज में लिया जाता है एथेटोनिक को दूर करने के लिए, एथेटोसिस को दूर करने के लिए। तो एथेटोसिस की कंडीशन है उसको दूर करने के लिए। इसके साथ में अपन यूज में लेते हैं लीवोडोपा। क्या यूज में लेंगे? लीवोडोपा। ये दोनों मेडिसिन एथेटोसिस को ट्रीट करने के लिए काम में ली जाती है। देन अपन यूज में लेते हैं कार्बाजेपाइन। क्या लेंगे अपन? कार्बाजेपाइन का उपयोग अपन डिस्टोनिया को ट्रीट करने के लिए करते हैं। ओके दोस्तों, देन अपन देखते हैं इसके अंदर जो एंटी कन्वल्सेंट होती है, एंटी कन्वल्सेंट के अपन देखते हैं। एंटी कन्वल्सेंट अपन इसलिए देते हैं ताकि बेबी को कन्वल्सन ना आए, फॉर प्रिवेंशन ऑफ कन्वल्सन। ओके, देन अपन देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट आगे ट्रैंकुलाइजर्स। ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं कि हमारे कुछ बिहेवियर्स को ट्रैंकुलाइजर्स ये बिहेवियर मॉडिफायर होती है। क्या होती है? बिहेवियर मॉडिफायर बोले तो कि जो बेबी इरिटेबिलिटी आती है और उसको किसी प्रकार की एंजाइटी होती है तो उसको दूर करने का काम करते हैं। ओके दोस्तों, देन अपन देखते हैं इसके अंदर अलग होती है मसल्स रिलैक्सेंट। क्या देंगे अपन? मसल्स रिलैक्सेंट के अंदर अपन स्पेशली यूज में लेते हैं बोटुलिनम टॉक्सिन ए। कौन सी लेते हैं अपन? बोटुलिनम टॉक्सिन ए। ये जो ड्रग है दोस्तों, ये ड्रग
करके मसल्स की जो फंक्शन होता है, मस्कुलर फंक्शंस को इम्प्रूवमेंट करने का काम करती है। ओके दोस्तों, देन अपन देखते हैं इसके लिए फिजियोथेरेपी भी यूज में लेते हैं। फिजियोथेरेपी का मतलब है कुछ मशीन के द्वारा हमारे मसल्स टोन को बढ़ाया जाता है या फिर कम किया जाता है, मसल्स की स्ट्रेचिंग की जाती है, ओके, जिससे मसल्स रिलैक्स हो जाती है। देन होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिर होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन करते हैं डोर्सल रिजोटोमी। क्या करेंगे अपन? डोर्सल रिजोटोमी, जिसकी वजह से जो स्पास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है और ऑर्थोपेडिक सपोर्ट के लिए भी अपन यूज में ले सकते हैं। स्प्लिंट वगैरह भी अपन लगा सकते हैं। अगर किसी बेबी का जर्की हैंड हो गया तो अपन यहाँ पे इसके हाथ को सीधा रखने के लिए अपन स्प्लिंट लगा देंगे। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कीजिए प्लीज, अपने दोस्तों को बताइए सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, इसके कॉजेस क्या होते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।